So hi everyone, this is Manas Khanduja. We are live now. तो मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो गुड इवनिंग। आज का सेशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, पर आज का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन, कॉमन सॉल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उसे हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से आपने अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखा होगा तो आपको पता होगा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके। तो कौन कौन रेडी है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए? हाय एवरीवन, दिस इज मानस खंडूजा ऑन सेट टाइम बाउंड गोल। आज का टॉपिक है कॉमन सॉल्ट से बनने वाले इंपॉर्टेंट केमिकल्स जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इन सब के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सब लोग बच्चों स्टार्ट करें, रेडी हो? इज एवरीवन रेडी नाउ? ओके। तो बच्चों देखो, ये जो हमारा सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, आपको पता होगा कि मानस सर केमिस्ट्री ले रहे हैं। ठीक है। 2 वीक हो गए हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है इस यूट्यूब चैनल पर मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। और मैं जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ वो किस तरह से आपकी हेल्प करेगी आपका जो बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, प्लस आपका जो एएमयू एंट्रेंस का एग्जाम होगा, उसके लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो इस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके। तो देखो, आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिड बेसिस सॉल्ट्स का। मैं कॉमन सॉल्ट से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। तो कल अगर आपने जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने पीवाईक्यू करे थे, कितने बच्चों ने मेरा पीवाईक्यू वाला सेशन देखा था? जरा कमेंट्स में बताएं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वाला एक सेशन लिया था मैंने मंडे को, जिसमें मैंने एएमयू के टॉप 50 क्वेश्चन कराए थे? कितने बच्चों ने वो देखा है? जरा कमेंट्स में मुझे बताएं। कितने स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि सर हमने वो सेशन देखा है। ओके। तो बच्चों, उस सेशन में आपने देखा होगा कि ये जो कॉमन सॉल्ट से बनने वाले कंपाउंड्स हैं उनको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो आज हम कॉमन सॉल्ट से बनने वाले सारे कंपाउंड्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मानस खंडूजा के साथ केमिस्ट्री ऑन सेट टाइम बाउंड गोल। कॉमन सॉल्ट सबको पता है कौन होता है? NaCl। और उससे बनने वाला पहला कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों रेडी हो? स्टार्ट कर दे, स्टार्ट कर दे सेशन को। ओके। ओके। तो बच्चों देखो, सबसे पहली चीज आप लोग मुझे ये बताओ कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसकी पीएच कितनी होती है? सॉरी, ये NaOH तो हम बनाएंगे, कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl होता है। इसकी पीएच कितनी होती है? आपको पता होगा इसकी पीएच कितनी होती है? जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कॉमन सॉल्ट की पीएच मुझे बताएं। ओके। तो देखो, अगर आपने सेशन को, पुराने सेशंस को देखा है, आपको पता है ये जो पहले दिन कॉमन सॉल्ट की बात करें, फिर हम धीरे धीरे इससे बनने वाले केमिकल्स की बात करेंगे। तो बच्चों देखो, आपको पता है NaCl जो होता है, जिसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। स्क्रीन दिख रही है और वॉइस मेरी क्लियर है? किसी भी पॉइंट पे अगर स्क्रीन और वॉइस का इशू हो तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके। तो ये कॉमन सॉल्ट होता है NaCl और ये बनता है HCl और NaOH की रिएक्शन से। ठीक है। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, इसलिए इसकी पीएच 7 के बराबर होती है। ये मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया ना, एक ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है उसको हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं और उसकी पीएच एग्जैक्टली 7 होती है। कॉमन सॉल्ट से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं जिनका इंडस्ट्री में, हमारी रियल लाइफ, रेगुलर लाइफ में और केमिस्ट्री लैब्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। और सबसे पहला जो कंपाउंड कॉमन सॉल्ट से बनता है उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड
आप सबको पता है एक बेस होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक बेस होता है। कोई बच्चा मुझे बताएगा इसकी पीएच लगभग कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसकी पीएच लगभग कितनी होती, ओके? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। देखो, ये इंटरैक्टिव सेशन है, भले ही थोड़ा लैग हो सकता है, चीज़ें आगे-पीछे हो सकती हैं, आपकी कमेंट मेरे पास देरी से आए, पर इंटरैक्टिव सेशन है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोडियम हाइड्रॉक्साइड की लगभग पीएच कितनी रहती होगी? तो बच्चों, इसकी पीएच आपको पता है नियर अबाउट 13 और 14 होती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसकी पीएच लगभग 13-14 के पास होती है। अच्छा, अब हम कैसे NaOH बनाते हैं NaCl से, तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मेरे साथ करे हो क्लास 11th AMU एंट्रेंस के, तो उसमें इस प्रोसेस से सवाल आता है। तो अच्छे से इस प्रोसेस को देखेंगे। अच्छा, तो देखो, एक्वस सॉल्यूशन कितने बच्चों को पता है क्या चीज होती? पहला स्टेप लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों, एक्वस का क्या मतलब होता है? एक्वस का मतलब होता है कि आप NaCl में वाटर मिलाओगे, ठीक है? एक तो NaCl तुम्हारे घर में होता है नमक, अगर उसे पानी में घोल देते हैं तो जो सॉल्यूशन तुम्हें मिलता है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कहलाता है। यानी अगर किसी भी चीज को आप पानी में मिलाओ तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे मैं Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट को मिलाता हूं तो मुझे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट मिल जाता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन कहते हैं, और ये ब्रायन टूटकर, यानी वाटर जब आप इसमें ऐड करते हो तो ये टूट जाता है और हमें देता है, यहाँ पे एरो आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बच्चों ये प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इससे हमें क्लोरीन गैस मिलती है और एक एल्कली मिलता है। एल्कली पता है ना, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है। और यहाँ पर हमें कौन सा एल्कली मिल रहा है? NaOH। तो इस प्रोसेस का नाम क्लोरो एल्कली क्यों होता है? क्लियर हो गया? क्या किसी बच्चे को इस पहले पैराग्राफ में जरा सा भी डाउट है? ओके, तो बच्चों अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो, इसे कैसे समझते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, ये Cl2 गैस कहाँ मिलती है, हम जरा अच्छे से इस डायग्राम की हेल्प से इसे समझते हैं। तो बच्चों, आपको पता है, अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी हो तो इलेक्ट्रोलिसिस में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। पढ़ा है? एनोड कैथोड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, जैसे बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं प्लस माइनस, ऐसे ही एनोड कैथोड टर्मिनल्स होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन तुम्हें मैंने रिएक्शन टाइप में पढ़ाया था। और कैथोड पे क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है। छोटी छोटी बातें याद रखना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है, अब यहां पे आपका ऑक्सीडेशन होता है तो Cl2 मिलता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये Cl2 कहाँ मिलता है, तो Cl2 हमें एनोड पे मिलता है और हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है हमें? कैथोड पे मिलती है। ये सवाल आ जाता है कि एनोड पे कौन सी गैस मिलती है? Cl2 मिलती है। कैथोड पे कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखोगे कि एनोड पर कौन सी गैस मिलती है और कैथोड पर कौन सी गैस आपको प्रोवाइड होती है या प्रोड्यूस होती है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं कॉमन सॉल्ट। किसी सॉल्ट में आप जब करंट फ्लो करते हो तो वो अपने आयंस में टूटता है, और उस आयंस का अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में तुम्हें 12th में एक पूरा चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी देखो, कॉमन सॉल्ट के सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट केमिकल है हमने पढ़ा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, मेरे साथ याद करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के पेपर के लिए।
दूसरी बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्युबल बेस होता है, इसलिए इसे एल्कली कहते हैं। ठीक है, ये एक सॉल्युबल बेस है, यानी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इसे एल्कली कहते हैं। तीसरी बात, सोडियम क्लोराइड का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो एनोड पर क्लोरीन गैस मिलती है। कहाँ मिलती है क्लोरीन गैस? एनोड पे मिलती है बच्चों, ध्यान रखेंगे, हमारी क्लोरीन गैस एनोड पे मिलती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलती है। ठीक है, यहां तक किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो आप लिख देना और मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहला केमिकल क्लियर हो गया, हर बच्चे को क्लियर हो गया। NaOH सॉल्युबल एल्कली, ये भी NaCl से बनता है और इसमें संग बाय संग Cl2 और हाइड्रोजन गैस मिलती है। इस प्रोसेस को बच्चों नाम याद रखोगे, पेपर में आ सकता है क्लोरो एल्कली प्रोसेस, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहते हैं। इतनी बातें तुम याद रखोगे, इन्हीं में से तुम्हारा MCQ बन जाएगा AMU एग्जाम का। और अगर ये तुम्हारे बोर्ड में आता है तो तुम्हें एक दो लाइन में इसको समझाना पड़ेगा। इस डायग्राम को बनाना तुम्हें आना चाहिए, मुश्किल नहीं है। ये इसके यूजेस लिखे हुए हैं। ये बच्चा यहाँ पर ही NCERT का क्लिप है, आपको बता दूं ये इसके यूजेस लिखे हुए हैं। आपको पता है स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस का यूज होता है डिसइंफेक्टेंट की तरह। स्विमिंग पूल में एक स्मेल आती है ना कभी कभी स्ट्रॉन्ग सी, तो वो Cl2 गैस होती है। हाइड्रोजन गैस का फ्यूल्स के लिए यूज होता है, अमोनिया में यूज होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है। और NaOH का साबुन बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है और कागज बनाने में यूज होता है। ये सब सवाल जो यूजेस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही यूजेस तुम्हें याद करने हैं जो एनसीईआरटी में ऑफिशियली मेंशन। ठीक है, ऐसे तो हजार लाखों यूजेस होते होंगे, पर आपको कौन कौन से याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि यूजेस तो देखो बहुत सारे होते हैं, हर बुक में अलग अलग यूजेस दे रखे हैं। हमें कौन से याद रखने होते हैं जो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में दे रखे हैं या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को इस पॉइंट तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद बच्चों दूसरा केमिकल जो बनता है, देखो पहला केमिकल कॉमन सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बच्चों ब्लीच का नाम सुना है? क्या होता था जब पहले जमाने में लोगों को अपने कलर, ब्लीच का मतलब कैसे होता था, जैसे तुम्हारा पिंक कलर का कपड़ा है तुमसे व्हाइट कराना चाहते हो तो ब्लीच का यूज होता था। तुमने पहले तो देखो नहीं, अब डाइंग वगैरह का होता है, अलीगढ़ में भी शायद कहीं होता है मेरे ख्याल से, उधर आगे जाके मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा। और वहां पे ब्लीच वगैरह का नाम पीको वगैरह जैसे कहा जाता है, बच्चों ने सुना होगा उसे। तो इस ब्लीचिंग पाउडर से आप किसी भी चीज का कलर रिमूव कर सकते हो। और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का तरीका है क्लोरीन गैस की रिएक्शन, ये रिएक्शन का एरो बना लेना, क्लोरीन गैस की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करनी, और इस कंपाउंड को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला याद रखना, CaOCl2। क्या नाम होता है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। और ये जो CaOH होल ट्वाइस ले रखा है, इसको हम कहते हैं स्लेट लाइम। ये कॉमन नेम आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्लेट लाइम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये पता हो ब्लीचिंग पाउडर का आयनिक नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का आयनिक नेम पता है बच्चों क्या होता है? कितने बच्चों को पता है? तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आप ये वाला नाम भी याद रखोगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और कुछ नहीं, इसी ब्लीचिंग पाउडर का आयनिक नेम होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर और हमने देखे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों चीजें बनती हैं किसकी हेल्प से? NaCl की हेल्प से। अब आप कहोगे सर इस रिएक्शन में कहीं NaCl दिख तो रहा नहीं, तो बच्चा NaCl से Cl2 बनती है। NaCl से तुमने Cl2 बनाई और उस Cl2 का यूज तुमने ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए करा। तो शुरुआत तो तुम NaCl से ही कर रहे हो ना, तो रॉ मटेरियल तो NaCl ही होगा। ठीक है ना, तो एग्जाम में तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि ब्लीचिंग पाउडर को NaCl से नहीं बनाते। जितने भी तुम्हारे कंपाउंड्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो पांचों के पांचों हमें याद रखना है NaCl उनका रॉ मटेरियल है।
एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर भी हमारा NaCl को रॉ मटेरियल यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस मैंने आपको बताया। कॉटन इंडस्ट्री में, कपड़ों की इंडस्ट्री में यूज होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प, पेपर फैक्ट्री में यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है और पानी को साफ करने के लिए यूज होता है। जैसे देखो क्लोरीन का इस्तेमाल होता है ना पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर से भी आप कीटाणु मार सकते हो या फिर जर्म्स वगैरह को डिसइंफेक्ट कर सकते हो। किसमें से? अपने ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कल मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए थे बच्चों। कल हमने टॉप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करे थे। अगर तुमने वो सेशन नहीं देखा है तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा वो सेशन जरूर देखें। उसके बारे में मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। पिछली क्लास में हमने टॉप 50 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करे थे। ओके, और उसमें हमने जो पिछले कुछ साल में एसिड बेसिस और केमिकल रिएक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने करे हैं, तो वो सेशन आपने डेफिनेटली देखना है। आपकी उसमें हेल्प अच्छी हो। ठीक है ना, पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप उस लेक्चर को जरूर देखना। ओके, अब यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। तीसरा, बेकिंग सोडा। देखो 5 कंपाउंड्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। दो मैं बता चुका हूं। ठीक है, दो मैं बता चुका हूं। ठीक है, तीन अब हम देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको किसी भी पॉइंट पे जरा सा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये वो सेशन है जो मैंने कल लिया था टॉप 50 AMU PYQ का। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ बच्चों। एक सेकेंड, ये रहा। तो जरा जूम कर देते हैं। तो ये सेशन हम लोगों ने परसों करा था बच्चों, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन करे थे AMU एंट्रेंस एग्जाम के। ठीक है, तो ये सेशन हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल है। लास्ट क्लास मंडे को हुई थी। तो ये सेशन अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ये भी आपने जरूर देखना है। इससे आपके PYQ अच्छे हो जाएंगे। किसके? एसिड बेसिस सॉल्ट और केमिकल रिएक्शन के। 50 क्वेश्चन पूरे कराए हैं मैंने इसी चैनल पर, मंडे को कराए थे। ठीक है, ओके। अब तीसरी चीज बच्चों, बेकिंग सोडा कैसे बनता है और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये सवाल आता है। और उसके यूजेस क्या होते हैं बच्चों। ये जो 5 कंपाउंड्स हैं इनका फॉर्मूला, इनके यूजेस और कैसे ये प्रिपेयर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप बोर्ड की प्रिपरेशन करो, 10th बोर्ड की, या आप 11th AMU एंट्रेंस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि दोनों ही बार बार पूछे जा चुके हैं। ओके, तो देखो बच्चों बेकिंग सोडा क्या होता है। मेरे ख्याल से आप सबने बेकिंग सोडा का नाम सुना होगा। बेकिंग सोडा का नाम किसने घर पे सुना हुआ है? बेकिंग सोडा क्या होता है, किस किस बच्चे ने सुना है? देखो खाने में कभी कभी बेकिंग सोडा डाला जाता है जिससे वो टेस्टी बन जाता है, क्रिस्पी बन जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है पकोड़े वकेड़े में डाला जाता है। क्या डाला जाता है? बेकिंग सोडा, जिससे वो टेस्टी हो जाता है। दूसरा, इससे खाना थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। तो बेकिंग सोडा का घर में इस्तेमाल होता है। इस बात को ध्यान रखना, इसी तरह की लाइन लिखकर वो MCQ पूछ लेंगे। बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूं, इसका ज्यादातर यूज कुकिंग में होता है। कुकिंग यानी घरेलू चीजों में, हाउस होल्ड वर्क में सबसे ज्यादा बेकिंग सोडा यूज होता है। आपके घर में होगा, पूछना। तो इसका केमिकल फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला NaSCO3। बार बार कह रहा हूं, फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। NaSCO3 बेकिंग सोडा होता है। और देखो कैसे बनता है। जब सोडियम क्लोराइड में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है तो ये अमोनियम क्लोराइड और ये आपका बेकिंग सोडा मिल जाता है। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। प्लस इनका केमिकल फॉर्मूला और अब इनके जो यूजेस है, इस लेसन के बारे में बता ही चुका हूं, ये आपने जरूर देखना है। टॉप 50 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इस चैनल पर अवेलेबल है। मंडे को सेशन लिया था, इसको आप जरूर देखें। अच्छा, तो ये जब हम खाना बनाते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना कि जब भी आप बेकिंग सोडा का खाने बनाने में यूज करते हो तो ये आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बच्चों। दिस इज बेकिंग सोडा। अच्छा, जब तुम खाना बनाओगे तो गैस पे बनाओगे, हीट तो तुम दोगे। ऐसा तो नहीं होगा बिना आग लगाए, बिना जलाए कुछ चीज तो नहीं बनती।
मैगी भी तुम्हें उस 2 मिनट में बनेगी, पर गैस तो उसके लिए भी जलानी है। चाय के लिए भी जलती है, चाहे तुम माइक्रोवेव में करो, पर हर चीज़ के लिए तुम्हें हीट देनी पड़ती है। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा को हीट देते हैं, तो हमारा सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2 बनता है। यहाँ पे CO2 कर लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी क्योंकि वो तो जहरीली हो जाती है ना। खाने में कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी बनेगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कर लेना। इसी की वजह से आपका जो खाना है ना जल्दी बन जाता है और थोड़ा-सा देखो क्रिस्पी हो जाता है। ब्रेड में अगर ये ब्रेड में डाली जाती है, ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है ना, तो CO2 क्या करती है? क्रिस्पी कर देती है खाने को या स्पंजी बना सॉफ्ट हो जाते हैं। कभी-कभी सुनोगे ना पकोड़े सॉफ्ट क्यों होते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन्हें सॉफ्ट कर देती है, खाने में अच्छे लगते हैं। ओके? तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं? ओके? तो बच्चों इसके बाद आगे हमें बेकिंग सोडा के यूजेस देखने हैं। तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आपको क्लियरली पता है कौन-कौन से हैं। मैंने अभी आपको सबसे अच्छा यूज़ बताया। बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? टार्ट्रिक एसिड के साथ मिलाकर आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से ब्रेड और केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं, जिस बारे में मैं आपको बता रहा था। देखो जो ब्रेड होती है, वो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें CO2 गैस होती है और CO2 गैस की वजह से वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाती हैं। तो ये बेकिंग सोडा का रोल रोल होता है हमारा ब्रेड को बनाने में। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। बच्चों जब हम फायर एक्सटिंग्विशर में हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी है, तो आपको पता है इस बेकिंग सोडा का सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम बेकिंग सोडा से CO2 प्रोड्यूस कर सकते हैं। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और बेकिंग सोडा आपका CO2 इजीली दे देता है। तो CO2 देने वाला ये कंपाउंड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करा जाता है। जब मैंने फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ाया था, आपको यूजेस में पढ़ाया एक बार, तो आप पिछले लेक्चर में देखना, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी। ओके, तो यहाँ तक जरा सा भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। बेकिंग सोडा के यूजेस में अगर आपको डाउट लग रहा हो पूछ लेना, ठीक है। ज़रा-सा भी आप देख लो, इस पीडीएफ को देखो, इस स्लाइड को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें अगर आपको ज़रा-सा भी डाउट हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर एरो लगा लेना, ये CO2 बन रहा है, ठीक है? ये एरो मत भूलना, यहाँ पर एरो लगा लेना, ठीक है? कोई डाउट इस स्लाइड में? अगर आपको ज़रा-सा भी डाउट है, तो आप डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में से बता सकते हैं। ओके, तो बच्चों इसके बाद चौथा जो कंपाउंड NaCl से बनता है, उसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। 4 बन चुके हैं, देखो पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्मूला है? NaOH। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, क्या फॉर्मूला? CaOCl2, ये भी NaCl से बनता है। तीसरा वॉशिंग बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला? NaHCO3। सबके फॉर्मूले और नाम तुम्हें पता होना चाहिए। आखिरी होता है, सॉरी सेकंड लास्ट होता है वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये जो अलग से दे रखा है, इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। सबको पता है? इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। हर बच्चे को ये बात पता है? अभी और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया कि ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इतने हिस्से को सोडियम कार्बोनेट कहेंगे और इसे कहेंगे डेकाहाइड्रेट। तो ये कैसे बनता है? आप सोडियम कार्बोनेट में वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, तो आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि कौन मिल जाएगा? वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक है? अच्छा, इसके बाद यूजेस, फॉर्मूला, रिएक्शन और यूजेस। यूजेस में देखो, जब इसका नाम ही वॉशिंग सोडा है, तो किस चीज में इस्तेमाल होगा? साबुन में, शीशा बनाने में यूज होता है इसका, और कागज की इंडस्ट्री में यूज होता है। बोरेक्स, बोरेक्स एक बोरॉन का कंपाउंड होता है, उसे बनाने में यूज होता है।
आगे जाके तुम बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ोगे। घरेलू साफ सफाई में यूज होता है, देखो लिखा हुआ है। वॉशिंग है तो साफ सफाई में इस्तेमाल तो होगा ही, और परमानेंट हार्डनेस को मिटाने में यूज होता है। अब परमानेंट हार्डनेस, मेरे ख्याल से आप लोग अलीगढ़ और मथुरा के पास रहते हो, तो आपको पता होगा कि जब हम जैसे-जैसे सलाइन वाटर होता है, आगरा वगैरह जाओगे, तो वहाँ नमकीन पानी होता है कभी-कभी, देखा है? तो उससे अगर तुम कपड़े धोते हो तो झाग नहीं बनती। उसमें अगर तुम डिटर्जेंट या साबुन यूज़ करोगे तो उसमें झाग नहीं बनती, क्योंकि उसमें परमानेंट हार्डनेस होती। तो वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। हार्ड वाटर बहुत नुकसानदेह होता है, बाल-वाल झड़ जाते हैं और रैशेज़ हो जाते हैं, प्लस उससे कपड़े अच्छे नहीं धुल पाते क्योंकि उससे झाग नहीं बनती। तो उस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। ये परमानेंट हार्डनेस के बारे में 11th-12th में पहले पढ़ाते थे, पर क्योंकि अब वो चैप्टर भी आपके कोर्स से हट गया है, तो ये आप तभी पढ़ोगे जब जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करो। ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री में पूरी तरह से हट गया है, बस उन्हीं बच्चों के लिए है जो जेईई एडवांस यानी आईआईटी की प्रिपरेशन कर, मेंस वालों के लिए नहीं, केवल जेईई एडवांस वाले, ठीक है? तो यहाँ तक ज़रा-सा भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनिटली मुझे बताएँ। अगले पे चलें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशन क्या होता है? ठीक है? तो बच्चों देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपके पास आप नमक का पैकेट घर स बाहर से खरीद के लाओ बिल्कुल नया जो, उसमें पानी नहीं होता तो आप देखोगे अलग-सा दिखता है। फिर थोड़े टाइम बाद आपके घर में रहता है और उसमें अगर मॉइस्चर आने लगता है, तो उसकी शेप बदलने लगती है। इसी तरह से शुगर की मैं बात करूँ, शुगर आप बाहर से लाते हो, सही रहती है, पर धीरे-धीरे उसमें मॉइस्चर अगर ऐड होता है, तो चीनी का भी शेप और कलर भी चेंज होने लगता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का बहुत कभी-कभी रोल होता है, इनकी वजह से सॉल्ट में कलर आ जाता है। और ये सवाल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर सल्फेट में जब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉपर सल्फेट अकेला नहीं रहता, अपने साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को रखता है और इस समय ये ब्लू कलर का होता है। इस समय ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, पर वहीं अगर आपने इसको हीट कर दिया, ठीक है? जिससे आपने वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया, ये अभी ब्लू कलर का है, जब आप हीट करोगे तो पानी उसे छोड़ के चला जाएगा, यानी अब ये व्हाइट कलर का हो जाता है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में कभी-कभी कंपाउंड को कलर मिलता है और हमारा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जब वो उसे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो व्हाइट हो जाता है। क्लियर है? कोई बच्चा जिसे डाउट है? कोई बच्चा जिसे डाउट है? अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस कॉपर सल्फेट डॉट 5s12 को ब्लू विट्रॉल कहा जाता है। बच्चों पता था, ये नाम आपका पेपर में 90% है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला मैंने लिखा है, आपको पता होना चाहिए। कॉपर सल्फेट के डॉट 5s2o को हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं, ठीक है? ब्लू विट्रॉल नाम होता है इसका, तो इसका एक कॉमन नेम आप याद रखेंगे। ब्लू विट्रॉल क्या होता है? कॉपर सल्फेट डॉट 5s2। यहाँ तक किसी को ज़रा-सा भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहना भाई, मानस सर की क्लास होती है रोज़, सब्सक्राइब करोगे तो सर की क्लास का नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। और ये जो नोट्स है कहाँ मिलेंगे? ये नोट्स आपको मिलेंगे सेट टाइम बाउंड गोल के एप्लीकेशन पर। ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, वहीं पर आपको नोट्स ये शेयर हो जाएँगे। अच्छा, यहाँ तक अब आखिरी जो कंपाउंड होता है बच्चों, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम लोगों ने नाम सुना होगा। जब किसी बच्चे के या तुम्हारे साथ में या किसी बड़े के घर में चोट लग जाती है, हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो व्हाइट कलर का प्लास्टर लगाया जाता है, जिससे वो अटैच रहे। वो तुम्हें वो हड्डी को रिपेयर नहीं करता, वो उसे एक जगह पे रोकने के लिए लगाया जाता है। समझ रहे हो? वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि वो तुम्हारा अंदर से मेडिकल हर्ब्स निकल रही हैं और तुम्हारी हड्डी को ट्रीट कर दे रहा है। वो बस एक जगह पे रोकने के लिए होता है।
तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है, हम अब देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। जिप्सम आपको पता है, जिप्सम होता है CaSO4.2S2। ठीक है। और जब आप कैल्शियम इसको हीट करते हो, तब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको मिल जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12S2। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके पास केवल आधा मॉलिक्यूल होता है, किस चीज का, वाटर का। तो देखो यहां पर इसका नाम लिखा होगा, आगे लिखा है, ये रहा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी तुम सबको पता है आधे के लिए यूज होता है। मैथ में तुमने हेमिस्फेयर पढ़े होंगे, सॉरी ज्योग्राफी में। हेमी का मतलब होता है आधा। हेमी वर्ड हाफ के लिए यूज होता है। तो इससे तुम याद रख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट, हेमी यानी आधा, हाइड्रेट यानी वाटर का मॉलिक्यूल्स। तो इसका फॉर्मूला होता है पीओपी का ये, और ये जिप्सम होता है। जिप्सम को आप जब हीट करते हो तो वो बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसी बच्चे को डाउट? सर व्हाट इज ब्लू विट्रॉल? ब्लू विट्रॉल बच्चा मैंने अभी अभी बताया था। ब्लू विट्रॉल जैसे कि ये कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 है, इसका एक कॉमन नाम ब्लू विट्रॉल होता है, क्योंकि ये नीले कलर का होता है, बस। ठीक है। क्योंकि ये नीले कलर का है इसलिए इसका नाम ब्लू विट्रॉल पड़ गया। ओके, और कुछ नहीं होता। यहां तक किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। तो तुम्हें पता है इसका इस्तेमाल खिलौने बनाने के लिए यूज होता है, मटेरियल को डेकोरेट करने के लिए यूज होता है, और सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज होता है। सबसे बड़ा यूज इसका होता है टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट देने के लिए। ठीक है ना। ये ट्रीट नहीं करता, ये कोई दवाई नहीं है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमारी बोन्स को सपोर्ट देता है, जिससे वो फिर अपनी जगह पर वापस स्थिर रहती। वरना तो तुम हिलाते रहोगे वो और टूट जाएगी। ठीक है। तो प्लास्टर के बनने का पर्पस ये होता है कि वो जो बोन जहां से तोड़ी है वो वहीं पर फिक्स्ड रहे, ताकि जब वो हीलिंग हो रही है ना तो आड़ी टेढ़ी ना हो जाए। समझ रहे हो? ओके। तो पांचों केमिकल जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं हर बच्चे को क्लियर हो गए? अच्छा, इसका किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो व्हाइट कलर का ही होता है। यहाँ पर हीटिंग से कलर चेंज नहीं होता। कुछ ऐसे देखो, मैं आपको एक अभी एक रूल बता दूं। हमेशा याद रखना, जो पहले ग्रुप के मेटल हैं, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सॉरी सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, और दूसरे ग्रुप के जो मेटल है, मैग्नीशियम, बेरिलियम, इन सब के सारे कंपाउंड सफेद होते हैं। जो पहले और दूसरे ग्रुप में रहते हैं मेटल, पहले ग्रुप में कौन रहता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और दूसरे में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के कंपाउंड सफेद ही होते हैं। ठीक है। जो रंग आता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है, ये सब आप 11वीं और 12वीं में पढ़ोगे अच्छे से। डी ब्लॉक में कौन है, कॉपर है, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब रंग बिरंगे होते हैं। पहला दूसरा ग्रुप तो सफेद होता है पूरा। ठीक है। तो ये कैल्शियम तुम्हें पता है दूसरे ग्रुप में रहता है, रंग मेटल की वजह से होता है, और तुम्हें दिख रहा है कैल्शियम में सफेद कलर का होगा क्योंकि वो सेकेंड ग्रुप का है। तो ये हमारे व्हाइट कलर होता है दोनों केसेस में। क्लियर? क्वेश्चंस करें? तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुझे लग रहा है सबको विजिबल होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके। तो बच्चों अगर आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखो मैं 1 मिनट सबको देता हूँ, हर बच्चा ट्राई करे। प्लीज, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के, यही तुम्हारे एएमयू एंट्रेंस में आएंगे और यही तुम्हारे बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। ओके। तो बच्चों देखो एक एक करके हम सबके आंसर बताता हूं मैं। न्यूट्रल कौन है? तो ए बी सी डी ई में न्यूट्रल डी वाला है। सबसे ज्यादा एल्कलाइन कौन, स्ट्रांगली एल्कलाइन 11 वाला कौन है, डी। सबसे ज्यादा एसिडिक जिसकी पीएच सबसे कम हो, सबसे कम किसकी है, 1 वाले की, तो 1 वाला कौन है, बी। वीकली एसिडिक जिसकी पीएच हमारी क्या हो,
सात से कम हो तो ये आपका चार वाला हो जाएगा, चार पे कौन है ए, और वीकली एल्कलाइन नौ वाला यानी ई। अब इन सब पीएच के ऑर्डर को हम हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के टर्म्स में लिखें तो सबसे पहले वो लिखा जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे वाला, तो जो सबसे ज्यादा एल्कलाइन होता है उसमें सबसे कम H प्लस होंगे, फिर आपका ई वाले में होंगे, फिर न्यूट्रल कौन है डी वाला, स्ट्रॉन्गली एसिडिक से पहले वीकली एसिडिक आएगा, और फिर आपका ये बी आएगा। बताओ दोनों पार्ट के आंसर क्लियर हो गए? ये अगर आपका फर्स्ट पार्ट है तो इसका आंसर ये है और इसके आंसर ये है। क्या दोनों पार्ट क्लियर हो गए? क्या दोनों पार्ट के आंसर क्लियर हो गए? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा है इन रिएक्शन को जो वर्ड इक्वेशन है इन्हें बैलेंस इक्वेशन में लिखना। तो आपसे सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 दिया है बच्चों, डाइल्यूट H2SO4 आपका जिंक से रिएक्ट कर रहा है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्या बनता है जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं? जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। आप इसे बैलेंस करके खुद मुझे बताना क्या आंसर है। मेरे ख्याल से लगभग सब कुछ बैलेंस ही है, सब बैलेंस है, कुछ बैलेंस तो नहीं करना, सब बैलेंस ही है। दूसरे में इसी तरह से HCl अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? HCl जब मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? MgCl2, और गैस अभी भी हाइड्रोजन ही निकलेगी, गैस आपकी अभी भी हाइड्रोजन ही निकलेगी, दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, दोनों क्लियर है? बैलेंस करना है तो देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, बैलेंस हो गए। दो ऑप्शन क्लियर हो गए, दोनों पार्ट क्लियर हो गए। तीसरा चौथा करूं या खुद करोगे? तीसरा चौथा मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। तीसरे में आपसे सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से कही गई है, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन आपको अब एल्यूमिनियम से करनी है, तो थोड़ी सी बैलेंसिंग में मेहनत करनी होगी। होगा यही जो हो रहा है, आपका एल्यूमिनियम से रिएक्ट हो रहा है, बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस और हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करना है आपने भाई अच्छे से, और मुझे आंसर बताना है कि बैलेंस करके क्या आ रहा है। और आयरन जब रिएक्ट करेगा तो आपका इसी तरह से रिएक्शन होगी, HCl Fe के साथ रिएक्ट कर कर FeCl2 बनाएगा और आपका हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस हर केस में बननी है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली रिएक्शन तो बैलेंस है। इसको बैलेंस करके बताओ, ये वाली को बैलेंस करके बताओ क्या आएगा, इसका भी बताओ अच्छे से। कर रहे हो पहली थर्ड वाली रिएक्शन को बैलेंस? थर्ड वाले के कोएफिशिएंट जल्दी से बताओ, ए, बी और सी और डी, ये चारों क्या होंगे? अगर इसके कोएफिशिएंट ए बी सी डी हैं तो वो क्या होंगे, जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। आया इसका आंसर? ओके, तो बच्चों देखो बहुत आसान है, पहले देखो एल्यूमिनियम को बैलेंस करो, टू एल्यूमिनियम हो गए। अच्छा सल्फर यहाँ 3 है, सल्फर यहाँ 1 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा। अच्छा अब क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12, क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई या बची है बताओ?
देखो रिएक्शन क्या बैलेंस हो गई, फिर से चेक करते, देखो दो एल्यूमिनियम दो एल्यूमिनियम, सल्फर तीन, ऑक्सीजन 12, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बैलेंस रिएक्शन का, सी वाले का। जल्दी से मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है एन एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड लिथमस ब्लू। ठीक है ना, रेड लिथमस को ब्लू कर दे रहा है, तो यानी वो एक एसिड, एक बेसिक चीज है। ठीक है ना, ये एक बेसिक है मतलब। अब इसको हम चाहते हो रिवर्स हो जाए, तो बेसिक चीज को एसिडिक बनाने के लिए हमें एसिड डालना पड़ेगा। तो इन चारों में एसिड कौन है बच्चों? बेकिंग पाउडर नहीं है, लाइम, आपको पता है लाइम जो होता है वो बेसिक होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी बेसिक होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? HCl। हमारा आंसर है HCl, क्योंकि हमें एक एसिडिक चीज चाहिए। ये एक बेस है और इस चीज को हमें रिवर्स करने के लिए एक एसिड डालना होगा, तो हमारा आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन में डाउट तो नहीं? क्लियर? देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आया है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ब्लू विट्रॉल क्या होता है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा था, तभी मैंने आपको ब्लू विट्रॉल स्पेशली बताया था। ये सब एमसीक्यू एएमयू में आ जाएंगे, तुम कहोगे कौन कहाँ था, तो एनसीईआरटी किताब में नहीं, एग्जाम्पलर में दे रखे हैं क्वेश्चन। तो एग्जाम्पलर का पार्ट भी तुम्हें पढ़ना होता है। तुम सोचो केवल बुक पढ़ूं काम हो जाए, नहीं, एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हमें सारे करने। तो इनमें से कौन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं होता? आपको पता है ब्लू विट्रॉल में होता है, मैंने लिख के बताया था, CuSO4.5H2O। जिप्सम में भी होता है, जिप्सम में कितने होते हैं? जिप्सम में होते हैं CaSO4.2H2O। वॉशिंग सोडा में भी होते हैं कितने? Na2CO3.10H2O। किसमें नहीं होता? बेकिंग सोडा में, क्योंकि उसका फॉर्मूला है NaHCO3। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्लियर? बेकिंग सोडा में पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। उन चारों का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको दिख रहा है इसमें कोई पानी नहीं है, तो हमारा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यहां पर अगर आप देखो, सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट मैंने पढ़ाए थे, बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्ट। अगर ये चीज पढ़नी है तो प्लीज ये पुराने लेक्चर देखना, मेरे सॉल्ट्स वाले लेक्चर को आप अच्छे से देखना, वहां पीएच वगैरह मैंने पढ़ाई है, तो आपको पता होगा बेसिक सॉल्ट में एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक एसिड होता है, तभी वो बेसिक सॉल्ट होता है। सॉल्ट बनता है एसिड बेस से, अगर वो बेसिक सॉल्ट है तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड वीक होगा। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं थ्योरी। आज एसिड बेसिस सॉल्ट्स खत्म हो जाएंगे, अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो 10th के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सेशन से जुड़े रहना। मेरी क्लास मंडे, वेनसडे और फ्राइडे होती है, आपने ज्वाइन जरूर करना है। ठीक है, केमिस्ट्री बाय मानस खंडूसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेंगे, आखिरी सेकंड लास्ट कर देते हैं। तो कॉमन सॉल्ट क्या क्या चीजें बनाने के लिए यूज होता है, मैंने कहा था आपको पता होना चाहिए। कॉमन सॉल्ट से वॉशिंग सोडा बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और आपका बेकिंग सोडा बनता है। फ्लेक लाइम नहीं बनता। तो ये एनसीईआरटी में आंसर इसका गलत दे रखा है बच्चों, आंसर इसका गलत है। वो अपनी एरर को चेंज नहीं कर पाते, पर आप याद रखना इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इसके आंसर है। ये नहीं होता, बाकी तीनों में आपका कॉमन सॉल्ट यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। ये लाइन बकायदा एनसीईआरटी में लिखी भी है, आपको मैं एनसीईआरटी में लाइन दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड रुको। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, अगर इसे जूम करें, ये एनसीईआरटी का क्लिप लिया मैंने, और एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा लिखा है, कॉमन सॉल्ट is used
फॉर वेरियस मटेरियल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो हमें ये पांचों दे रखे हैं, तो ये कॉमन सॉल्ट इन सब के लिए यूज होता है रॉ मटेरियल की तरह। ऑप्शन ऐसा कोई मैच नहीं कर रहा, हमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाने थे, इसमें से तो कहीं दिख नहीं रहे। तो ये आंसर एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, एग्जाम में आए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपने मार्क करने। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्लिप है, उसमें प्रूफ देख लो, लिखा है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये तीनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्वा रिएजिया का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से इसको बताएं। ओके, तो बच्चों आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे गोल्ड होता है उसकी पॉलिशिंग करने के लिए हम उसे एक्वा रिजिया में डालते हैं। पॉलिशिंग समझते हो ना, चमक उसकी वापस अगर आप लाना चाहते हो तो उसे एक्वा रिजिया में डाला जाता है। और एक्वा रिजिया दो एसिड से मिलके बनता है। किस चीजों से मिलके बनता है? दो एसिड से मिलके बनता है, और वो दो एसिड होते हैं HCl और HNO3। ठीक है, दो एसिड से मिलके बनता है एक्वा रिजिया, HCl और HNO3। HCl आपका 3 रेशियो में होता है और HNO3 1 रेशियो में होता है। तो गोल्ड को घोलने के लिए हमें एक्वा रिजिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका डेफिनेटली AMU एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 2024 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप ये नोट्स डाउनलोड करना, दो क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिए हैं। आज की क्लास जिन बच्चों ने करी होगी वो ये दोनों क्वेश्चन फटाफट मुझे बता भी देंगे। ठीक है, फटाफट से ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप बता सकते हो कि भाई ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कलर उतारने के लिए यूज होता है। बेकिंग सोडा एंटासिड की तरह यूज होता है। वॉशिंग सोडा किस काम होता है? शीशा बनाने के यूज होता है। और सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन और Cl2 के लिए यूज होता है। आसान है, होमवर्क में कर लेना, मैंने हिंट दे दिए। इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है भाई? इनमें से कौन सा है प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस ये रहा। जिप्सम कौन सा होता है? जिप्सम होता है ये वाला, जिसमें दो है वो जिप्सम है, आधा वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लेट लाइम CaOH होल ट्वाइस और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन करे। आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो STBG ऐप से। तो बच्चों देखो, मेरी क्लास 6 बजे या 6:15 के आसपास रेगुलरली होती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है मानस सर कब कब पढ़ाते हैं। देखो, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मेरी क्लासेस केमिस्ट्री की होती हैं। आप इसी तरह से जुड़े रहो। देखो, मैं तो सीक्वेंशियली हर चीज को पढ़ा रहा हूँ, 12th के हिसाब से भी, ओ सॉरी 11th एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से भी, और आपका बोर्ड के हिसाब से भी। जब मेरे 10th के चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो मैं 9th के भी पढ़ाऊंगा जो AMU के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से आप जुड़े रहोगे तो आपका महीना, एक डेढ़ महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और फिर हम अच्छे अच्छे PYQ कर लेंगे। तो उसके लिए तुम्हें चैनल से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये दोनों काम आपने करने हैं। तीसरी बात जरूर ध्यान रखना कि ये जो ऐप है इसे डाउनलोड करोगे तभी आपको नोट्स मिलेंगे। कोई भी क्वेरी है इस नंबर पे कॉल कर लेना, वरना अलीगढ़ में रहते होगे मोस्टली तो ये जगह पर आप जाकर विजिट कर सकते हो बैचेस वगैरह को एनरोल करने के लिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस में अगर आप एनरोल करना चाहते हो, इसे जरूर डाउनलोड कर लेना नोट्स अगर चाहिए तो। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन को हम एंड करेंगे। ये याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन टॉपिक से क्वेश्चन फंसता है। नाम मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला, दूसरा हमने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, तीसरा हमने पढ़ा बेकिंग सोडा NaSCO3, चौथा हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा, सफाई के काम होता है, कागज बनाने के काम आता है, शीशा बनाने के काम आता है, सोडियम कार्बोनेट .10H2। फिर हमने देखा ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला जिसे कॉपर सल्फेट .5H2 कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा मॉलिक्यूल होता है और जिप्सम में दो मॉलिक्यूल होते हैं पानी के। होते दोनों में कैल्शियम सल्फेट है, एक में दो है पानी का, एक में आधा है पानी। और आधा किसमें है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है ना, टूट गया ना, हड्डियां तोड़ने के लिए काम आता है, तो याद रखना टूटा हुआ पानी है उसमें। इस तरह से याद रहेगा, उसमें आधा ही है क्योंकि कुछ टूटा है ना।
ओके, तो इस तरह से चीजों को याद रखोगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट क्लास मेरी फ्राइडे को होगी, नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास हर बच्चे ने ज्वाइन करनी है जिसे मेरा सेशन सही से समझ में आ रहा है, जिसे लग रहा है कि हाँ हमारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। तो सीक्वेंस से चीजें करा रहा हूँ मैं। अगर आप बीच में छुट्टी लोगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। फ्राइडे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 10th का 3rd चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं फ्राइडे 6:50। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से पढ़ाई करो।